हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निरंजन सर। इसके पहले हमने सरफेस टेंशन का एक पार्ट 1 वीडियो आपको अपलोड किए हुए हैं, उसको आप देखेंगे तब पार्ट 2 समझ में आएगा। लेकिन जो पहले का वीडियो था उसको थोड़ा सा उसका समराइज फॉर्म हम आपको बताना चाहेंगे। सरफेस टेंशन में स्पेशली सरफेस के स्पेशल बिहेवियर को डिस्कस किया गया। सर स्पेशल क्या बिहेवियर था? पहला उसमें ये बताया गया था कि जो सरफेस होगा लिक्विड का वो एक थीन मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक चीज़ थीन, जैसे आप देखते होंगे कि जो आपका मॉस्किटोज वगैरह है या कुछ इस तरह का रहता है, कीड़ा वगैरह देखेंगे पानी पर तैरते रहता है। वो तैरता इसीलिए है क्योंकि वो एक तरह का मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेता है सरफेस, जिससे कि वो उस पर तैर पाता है। आप देखेंगे जमा हुआ जहाँ पानी है तो उस पर वो तैरते रहता है। दूसरा नंबर एक और बिहेवियर है जिसके बारे में आपका ध्यान जाता है, क्योंकि वो मिनिमम एरिया रिक्वायर करना पाता है। मिनिमम एरिया एक्वायर्ड बाय द लिक्विड सरफेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। सरफेस का प्रॉपर्टी क्या है? वो चाहता है कि हम मिनिमम एरिया में रहें, और इसी के कारण बारिश की जो बूंदें होती है वो क्या रहता है? गोल गोल रहता होता है। पूरा गोल अगर देखना है कि एकदम कंप्लीट राउंड, हालांकि अगर वो ड्रॉप जो आपका वाटर ड्रॉप्स है, अगर उसका साइज बड़ा हो गया तब वो थोड़ा ओवल टाइप का हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के चलते थोड़ा उसका जो साइज है वो पूरा राउंड नहीं रह पाता, पूरा स्फेरिकल नहीं हो पाता। लेकिन अगर मरकरी है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो मरकरी के ड्रॉप्स को अगर आप देखेंगे, कितना भी छोटा ड्रॉप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ड्रॉप क्यों ना हो, ठीक है, वो कंप्लीट स्फेरिकल आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये बिहेवियर हुआ, दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। बात समझ गए? पहला बिहेवियर क्या था? पहला था कि सर सरफेस टेंशन में हम इस बात को देखते हैं कि वो जो उसका ऊपर का जो सरफेस है लिक्विड का, वो कैसा बिहेव करता है? एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। दूसरा बिहेवियर क्या है सर? दूसरा बिहेवियर है कि वो जो उसका सरफेस है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करता है। ठीक है, और अगर स्फेयर नहीं बन पाया तो पर भी जितना हद तक हो सकता है तो अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वाटर सरफेस जैसा कि मैंने बताया, जैसे नाली वगैरह है तो वहाँ पर पानी जमा रहता है और उस पर कीड़ा तैरते रहता है, तो वहाँ तो सर स्फेरिकल नहीं हुआ, नो डाउट दैट इज नॉट ए स्फेरिकल, बट स्टिल द एरिया जो उसका होगा वो क्या होगा? मिनिमाइज किया हुआ है, तभी उस पर वो तैर पा रहा है। आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि आखिर सर ठीक है सरफेस टेंशन समझ में तो आ गया, लेकिन सरफेस टेंशन को हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, उसको मेजर कैसे करेंगे, राइट? और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम आपका जो प्रीवियस ईयर्स जेई का क्वेश्चंस है, कुछ नीट के क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर पाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, सरफेस, ये जो सरफेस टेंशन है इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। ठीक है, एक के बेस ही दूसरा निकला है, और तभी हम जाने उसका यूनिट क्या है, वो स्केलर है या वेक्टर है। इस बात पर भी गौर करेंगे कि सरफेस टेंशन आखिर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो पहला जो डेफिनेशन हम लोग लेंगे, मेजर्ड एज सरफेस टेंशन मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस। सर ये क्या है? डेफिनेशन तो लिख दे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये मेरा एक कंप्लीट राउंड इस तरह से बना स्फेरिकल है। ठीक है, कहते हैं कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, तो मान लीजिए कि ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि लाइन यहाँ कवर करे, आप लाइन इतना छोटा भी ले सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या है? मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह का जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा वो इसको जिस फोर्स से खींचेगा इस साइड, सपोज कि वो फोर्स एफ है, और इधर भी इधर के मॉलिक्यूल्स इसको इस तरफ खींचेंगे इधर। ठीक है, ये एफ, इधर भी एफ होगा। अब इसको जो डिफाइन किया गया है वो है क्या दिया हुआ है? इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस के ऊपर, और एक्टिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब हुआ कि सरफेस टेंशन, ठीक है, इसको तीन तरह से हम लोग करते हैं। कभी कभी आप ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, टी का भी इस्तेमाल होता है और सिग्मा का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को जो लिखे S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या बता? फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स और डिवाइडेड बाय लेंथ। ये तरीका है सरफेस टेंशन को मेजर करने का। क्लियर बात? तो फोर्स जो है अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होगा, राइट? अब बात आती है कि सर एक चीज़ बताइए कि ठीक है, पहले बार से ये तो पता चल गया कि हमको इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, लेकिन इसी से डेराइव्ड
एक और यूनिट बनता है। अगर मैं इस तरह से करूं कि ठीक है सर आपने बता तो दिया कि S इज इक्वल टू फोर्स और फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों करेंगे सर, मैं डिराइव यूनिट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको फिर लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करें तो एक यूनिट और मेरा बनता है। फोर्स और लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है आपका जूल, ठीक है, वर्क डन हो गया। तो जूल डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये साफ साफ हुआ कि सर एक और यूनिट बन पा रहा है, जूल पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक यूनिट है किसका, सरफेस टेंशन का, मतलब 2 यूनिट है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द यूनिट ऑफ, ये भी ऐसा यूनिट है कि ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तब हम लोग ये अगर नहीं मिलता है आपको तो इसका मतलब है अगर ये रहता है तो ये भी उसका यूनिट होगा। वैसे जो सेकंड जो आप डेरिवेशन देख रहे हैं बताएंगे जो कैलकुलेशन, उसमें भी ये चीज़ आएगा। तो 2 यूनिट हुए, एक हुआ क्या हुआ न्यूटन पर मीटर और दूसरा क्या हो गया हमारा जूल पर मीटर स्क्वायर। कहाँ से आया सर, इससे हमने डिराइव किया है, राइट, ठीक। अब दूसरा जो सवाल उठता है कि ठीक है सर ये तो आप बताए, ज़रा ये बता दिए, नोट कीजिए इसको दोनों, ठीक है। नेक्स्ट अब एक सवाल उठता है कि सर आपने सरफेस टेंशन को लिखा फोर्स बाय लेंथ। अब जरा ये बताइए कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। अगर इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से तो कुछ इस फोर्स समझ में आता है, फोर्स हमारा है वेक्टर क्वांटिटी और लेंथ है मेरा स्केलर क्वांटिटी। तब तो सर ये कैसा होना चाहिए, तब तो इस तरह से जब आप बता रहे हैं तो ये होना चाहिए वेक्टर, लेकिन वेक्टर नहीं है। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों है सर स्केलर, ये जरा बताइए। फोर्स जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कौन सा फोर्स हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ऑलवेज वी आर गेटिंग द फोर्स विच आर परपेंडिकुलर। फिक्स है, जब भी लेना है तो केवल परपेंडिकुलर ही लेना है। तो जब डायरेक्शन फिक्स ही है तो नो नीड टू मेंशन द डायरेक्शन। मतलब ये जो हमने फोर्स लिखा है तो वास्तव में इस तरह से लिखना चाहिए था कि सरफेस टेंशन जो हुआ, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू ये जो फोर्स है, फोर्स तो ऐसे लिखेंगे एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ जो इमेजिनरी लाइन है। अब तो बात खत्म हो गई क्योंकि इसमें डायरेक्शन देने का कोई अलग से बात ही नहीं है। जब भी होगा तो परपेंडिकुलर होगा। कोई अगर अलग डायरेक्शन होता कोई भी तब तो ले लेते डायरेक्शन, लेकिन जब एक ही डायरेक्शन फिक्स है तो फिर इसका जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या एज्यूम करते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर बात है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन, पहला वाला डेफिनेशन क्लियर हुआ, ठीक है, इस तरह से मेजर करते हैं। दूसरा, सरफेस एनर्जी के टर्म में भी हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। किसके टर्म में, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेरा टर्म है वो है यू से डिनोट करते हैं। यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है और वास्तव में सर सरफेस एनर्जी में क्या कौन सी एनर्जी यूज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी ही यूज होता है। इसके लिए आपको एक हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेरिवेशन लेंगे जिसमें हम लोग सोप बबल का इस्तेमाल करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपका इस सेकेंड पोर्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक स्लाइडिंग वायर है, ठीक है, और ये एक फ्रेम है बना हुआ, मेटलिक फ्रेम है या वुडन फ्रेम है, वुडन फ्रेम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने क्या किया, सोप बबल में इसको डाले, ठीक है। जब सोप बबल में डाले तो ये वाला देखिएगा, ये चीज़ आग ये क्या हो गया, इसको इस तरफ जो हमारा सरफेस टेंशन के चलते क्या होगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक। मान लीजिए कि इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस x है, ठीक, और ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ जो हम ले रहे हैं, ठीक है, उसको हमने माना l, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फोर्स, इधर एक फोर्स देकर
ट्राई करेंगे अपने तरफ खींचने का, विदाउट एक्सक्लरेशन, बिना किसी एक्सक्लरेशन का, स्लाइटली इसको धीरे 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 धीरे, ठीक है, इसको आगे खींचेंगे। वहाँ कहाँ तक खींचेंगे सर? यहाँ तक ले जाएगा क्या? नहीं, जब तक ये जो सोप का जो बबल्स है जिससे वो अटैच है वो टूट ना जाए, मतलब टूटना नहीं चाहिए। तो हल्का सा इसको हम लोग खींचे, और जो खींचे उस चीज़ को हम लोगों ने माना कि ठीक है सर, जो डिस्प्लेस किया गया, लेट इट बी वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल को डिनोट करने के लिए मेरे पास जो टर्म है वो है डेल्टा एक्स, राइट। क्या था यहाँ? x था, और इसको हम लोगों ने एक फोर्स लगाकर इस तरफ फोर्स F अप्लाई करते हुए इसको इस तरफ खींचे हैं, राइट। और लेट द सरफेस टेंशन जो इसका है, हमेशा फार्मूला एक ही होगा, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय L का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलिए ज़रा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सर इसके कंडीशंस में ज़रा सा ये सरफेस एनर्जी के टर्म में इसको बातें, और सरफेस एनर्जी होगा कितना। एक चीज़ और भी ध्यान देना है, आपने फोर्स F लगाया है और इसको इस तरफ पुश किया है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो F इंटू, बात समझ रहा है, फोर्स है ये, और डेल्टा एक्स डिस्प्लेस किए हैं, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन वो देना सही नहीं रहेगा सर, उसमें क्या प्रॉब्लम? अगर आप लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स, तो क्या परेशानी है? ये एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो सोप बबल्स होता है, जरा सा अगर गौर करें, सपोज कीजिए कि मेरा पेन है, तो इसके दो सरफेस होंगे, इधर से भी अटैच होगा और इस साइड से भी, दोनों साइड से होगा, ठीक है, दोनों साइड। तो इसमें आपका एक और सरफेस रहता है जो पीछे का है, उसको भी हम लोग इस तरह से अगर दिखाएं तो ये सरफेस एक आगे और एक पीछे, दोनों फोर्स से खींचेगा, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा F इंटू डेल्टा एक्स के जगह एक और F डेल्टा एक्स अटैच होगा करें, तो टोटल हो जाएगा इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा F इंटू 2F। एक लेयर ऊपर वाले से खींचा उसको और उसके साइड वाले से, टोटल वर्क डन कितना हो गया? 2F डेल्टा एक्स। एक्चुअली दिस वर्क डन जो यहाँ से यहाँ वर्क डन हुआ, ये तो स्ट्रेस्ड रहेगा, खींचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जब खींचा हुआ है तो जो एनर्जी है, जो हमने वर्क डन किया है, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। लेट दैट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा यू, ठीक है। चेंज इन एनर्जी मतलब ये एनर्जी हमारा क्या है? स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जब हमने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया है। तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा? 2F इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर मैं S की बात करूं कि S इज इक्वल टू सरफेस टेंशन S है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? F डिवाइडेड बाय L, राइट। तो F के जगह हम लोग S इंटू L पुट कर सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। वी कैन राइट F इज इक्वल टू S और इंटू L। इसको अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2, और F के जगह किसको ले रहे हैं? SL, तो S हो जाएगा, L हो जाएगा और डेल्टा एक्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, राइट, ठीक। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ठीक है, यहाँ से यहाँ तो गया, इसका एरिया में कितने चेंजेज आए, ठीक है। तो ओरिजिनल अगर एरिया का बात करें, पहले जो एरिया था तो क्या था? प्रीवियस ओरिजिनल जो एरिया है, एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ये जो ब्लॉक का जो बना है वो कितना होगा एरिया सर? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, L इंटू एक्स एरिया होगा, ठीक है, L इंटू एक्स होगा इसका एरिया। तो आपने लिखा L इंटू एक्स, ये एरिया। सर इसके बाद इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो जो है उसके बाद वाला मतलब न्यू जो बना आफ्टर एलोंगेशन, जब खींच लिए तब, तो न्यू एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो L तो यहाँ देख रहे हैं L तो L ही रहेगा, लेकिन x प्लस डेल्टा एक्स, अब ये वाला पोर्शन हो गया ऐसे, तो x प्लस डेल्टा एक्स। अब एक बात अभी आपको तो बताए थे, चेंज इन एनर्जी, ये जो ओरिजिनल एरिया ऑफ द ब्लॉक है, जब दो चीज़ साथ में आ रहा है, मतलब ये हुआ आगे वाला भी पीछे वाला भी, तो 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ पर भी आएगा। दो एरिया ले रहे हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ठीक है। तो अब आप लीजिए चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एरिया का अगर मैं बात करूं तो इसको अगर लिखते हैं डेल्टा ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं सर, इसमें क्या करेंगे? 2, देखिएगा 2LX लिख सकते हैं, 2LX, ठीक है, 2L इंटू एक्स और प्लस 2L इंटू डेल्टा एक्स, यही तो हुआ सर। और इसको घटाइए पहले वाले को, तो माइनस 2LX,
राइट। ठीक है जी, 2Lx एंड 2Lx रिमूव्ड, ये कैंसिल हुए, बचा क्या आपका 2L इंटू डेल्टा एक्स, 2L इंटू डेल्टा एक्स, किसकी वैल्यू है ये चेंज इन एरिया। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आएगा। जब यहाँ पहुँचते हैं इसमें देखिए कि 2L इंटू डेल्टा एक्स का जगह बनता है कि 2L इंटू डेल्टा एक्स हम पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, जो डेल्टा है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू 2L डेल्टा एक्स, 2L डेल्टा एक्स इज डेल्टा ए। इसका मतलब ये हुआ कि S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, S इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए। ये हमारा सेकेंड जो तरीके से डेरिवेशन हुआ। क्या हुआ सर इसमें डेराइव करके, क्या हम लोग निकाले, हम लोग यही निकाले कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, सरफेस एनर्जी जो चेंज हुआ मतलब ये जो स्टोर्ड हुआ उसके अंदर पर यूनिट एरिया में जो स्टोर हुआ, जैसे यहाँ डेफिनेशन आप देख ही रहे हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, उसी को हम लोग कहते हैं। तो अब यह यूनिट आप देख ही रहे हैं, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, अगर यहाँ से मैं यूनिट का बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जूल। और डेल्टा ए मतलब एरिया, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग दोनों तरीके से सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जा सकता है। दोनों चीज़ हमको जानना है। एक क्या था आपका, एक था फोर्स पर यूनिट लेंथ जिससे हम लोग न्यूटन पर मीटर निकाले, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी में क्या है मेरा, जूल पर मीटर स्क्वायर। इस डेरिवेशन से आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं सब में आपका सोप बबल का इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि दो सरफेस होते, एक तो वो बात ध्यान में रखना है, दूसरा इन ऑल द केसेस इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कहीं डबल एल और कहीं डबल एफ नहीं होगा। सीधा जब भी पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि पहला कहता कि डेफिनेशन में ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर फोर्स पर यूनिट लेंथ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिस्कस द सरफेस टेंशन। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जिससे ये पता चल पाएगा कि सर फार्मूला तो आप बताएं, आखिर उसको हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ नहीं अब समझ में आ रहा है बात कैसे करते होते हैं। देखिए क्या दिया क्वेश्चन को, देखिए हम लोग, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ ए ग्रीस्ड बॉल फ्लोटिंग ऑन ए वाटर सरफेस। एक ये वाटर का सरफेस है, जरा समझिए क्वेश्चन को। ये क्या है, मेरा वाटर सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉल, इस तरह से बॉल, एक जो ग्रीस्ड बॉल है, ग्रीस से क्या होगा सर, फर्क क्या पड़ेगा, अगर उसको स्मूथली आप इसके ऊपर डालते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब वाटर सरफेस को दाबते हुए इस तरह से यहाँ पे दबा हुआ रहेगा और ऐसे सरफेस रहेगा, लेकिन डूबेगा नहीं। हालांकि अगर इसको प्लग कर दीजिए तो नीचे चला जाएगा। दूसरा भी तरीका है, आपको बताए थे कि जैसे आप देखे होंगे कि नाली वगैरह में छिड़काव किया जाता है, ठीक है, केरोसिन ऑयल का किया जाता है, कुछ पाउडर भी डालते हैं और उससे होता क्या सर, जैसे ये बीच में आ गया बात, अगर इसकी चर्चा कर दें, यहाँ पर जो है आपका जो मॉस्किटोज़ वगैरह है उसके लार्वा वगैरह रहते हैं इस पर बिखरे हुए, और कुछ कीड़ा भी तैरते रहता है इसके ऊपर आराम से, काफ़ी स्पीड से दौड़ता है वो। ठीक है, अबाउट 56 माइल्स पर आवर स्पीड है उसका, सोच सकते कितना अगर 1 माइल दौड़ाया जाए तो। लेकिन मैं चाहता हूँ वो हट जाए, तो अगर इसमें आप थोड़ा सा केरोसिन तेल डालते हैं, केरोसिन ऑयल, व्हेन यू मिक्स, तब क्या होता है इसका सरफेस टेंशन ब्रेक कर जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, कम हो जाएगा। कम होगा तो ये जो लार्वा था वो पानी में डूब जाएगा, और पानी में डूबेगा तो ऑक्सीजन का कनेक्शन ख़त्म, वो सारे मर जाएंगे। इसीलिए पानी में, नाली में उसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी उसमें कुछ जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी मिलाया जाता है, उससे भी ये चलते हैं। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, जो मेरा क्वेश्चन था। हमने ये बताया कि ठीक है सर, इसको स्मूथली इसके ऊपर रखें तो ये डूबेगा नहीं। ठीक है, हल्का लाइट वेटेड है, लेट द मास ऑफ दिस इज एम। लेकिन ये कहता है कि कितना मास ये अफोर्ड करेगा सर जिससे कि डूबे नहीं, कितना बड़ा गोला ये क्या कर सकता है, सरफेस पे सस्टेन करेगा, रख सकता है अपने के ऊपर, कैरी कर सकता है। सर क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर जब इस तरह रखेंगे तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा वाटर भी,
और एक तरफ इस तरफ भी फोर्स लगेगा F। और लेट द एंगल बिटवीन दिस टू, ये जो है यहाँ पर इसका मान लीजिए एंगल ये थीटा है और इस तरफ भी एंगल थीटा है। इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जब ये बॉल है तो इसका mg नीचे काम करेगा, ग्रेविटेशन तो हमेशा रहेगा ही मौजूद। अब जरा सा देखिए, F को आपको बताए थे कि ये अगर मेरा फोर्स F है और ये एंगल थीटा है तो हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। सर इधर वाला पोर्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा F साइन थीटा। सर उधर वाला पोर्शन क्या होगा, उसका जो ये वाला जो पोर्शन है ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस तरफ का भी पोर्शन होगा F साइन थीटा। ऊपर वाले का बताइए सर क्या होगा, इसका एक पोर्शन इधर जाएगा, ये हो जाएगा F कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन का भी एक पोर्शन उधर जाएगा तो ये भी F कॉस थीटा हो जाएगा। अब जरा सा गौर कीजिएगा, F साइन थीटा इस डायरेक्शन में फोर्स है, इधर भी F साइन थीटा, दोनों कैंसिल आउट ईच अदर। ये तो हो गया नलीफाई कर एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये खत्म हो गए। तो बचा कौन सा सर, बचा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, कितना हो गया 2F cos थीटा। बैलेंस कौन कर रहा है इसको, इसी को तो mg बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2mg, ठीक है, 2mg, सॉरी 2mg नहीं, आप 2F cos थीटा, 2F cos थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू m इंटू जी। अब वाटर सरफेस है तो इसका अपना सरफेस टेंशन होगा। मान लीजिए कि सरफेस टेंशन उसका S दिया हुआ है, राइट, और S के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि सर S ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर F डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो F के जगह हम लोग L को इसको पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि F इज इक्वल टू S इंटू L ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुट करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा सर, तो 2F के जगह S इंटू L इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू M इंटू जी। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द मास, मास को निकालना है। तो मास के लिए हम लोग का फार्मूला बनेगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2S L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आंसर हुआ क्या सर, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो मास है ऑर्डिनरी, इतना मास होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ पर करा कि मैक्सिमम मास। तो फॉर m टू बी मैक्सिमम, m मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ तो कांस्टेंट है, लेंथ उसका कांस्टेंट है ही है लिया हुआ आपका, ठीक है, और s ये तो इसके अंदर है। तब अब क्या करेंगे, फॉर m टू बी मैक्सिमम, फॉर m टू बी मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। cos थीटा 1 कब होगा, sin 0 0 cos 0 1। तब सर ये तभी होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तब ये 1 होता है। इसका मतलब m का फार्मूला अगर मैं बोलूँ m मैक्सिमम कितना होगा, तो चलिए 2s राइट L cos थीटा का वैल्यू कितना बोले अभी 1 डिवाइडेड बाय जी। ये होगा आपका वैल्यू किसका, मैक्सिमम मास जो इस स्फीयर का है और ये जो होल्ड कर सकता है। समझते हैं, क्लियर है। बेसिक जो आपका सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है और जिस पर जो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व किए हैं, इतना इनफ है। फिर कुछ कठिन क्वेश्चन और भी टफ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लेकिन आपको बार बार कहेंगे बेसिक यही है। ये चीज़ अगर आपका क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक और वीडियो देंगे, आपका पार्ट 3 होगा, जिसमें केवल जेई और नीट के कठिन क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।